कभी कभी जिंदगी एक पल में सब कुछ छीन लेती है, लेकिन कुछ लोग उसी पल से अपनी नई कहानी लिखना शुरू कर देते हैं। मैनपुरी का एक बेटा जिसने एक हादसे में अपने दोनों पैर और एक हाथ खो दिए, लेकिन हिम्मत नहीं हारी और आज उसी जज्बे ने उसे यूपीएससी में तीसरी रैंक दिला दी। ये कहानी है सूरज तिवारी की। आज द हो हल्ला की इस खास रिपोर्ट में आपको मिलाएंगे आईएएस सूरज तिवारी से। रिश्ता दिल से दिल के एतबार का, जिंदा है हम ही से नाम प्यार का, कि मर के भी किसी को याद आएंगे, किसी के आंसुओं में मुस्कुराएंगे, कहेगा फूल हर कली से बार बार, जीना इसी का नाम है। अमूमन दर्द में लोग कमजोर पड़ जाते हैं, लेकिन दर्द को अपनी ताकत और कमजोरी को अपना हथियार बनाया है सूरज जी ने। सूरज आज हमारे साथ हैं, हम लोग बात कर रहे हैं, उनसे मिले हैं, बहुत अच्छा लगा। सूरज जी, द हो हल्ला में बहुत बहुत स्वागत है। अभी आपसे बात भी हो रही थी हमारी, हम लोग डिस्कस भी कर रहे थे। थोड़ा हमारे दर्शक ये जानना चाहेंगे, हालांकि आपने हमको तो ऑफ द रिकॉर्ड बता दिया, लेकिन दर्शक हमारा जानना चाहेंगे कि जो आपकी जर्नी रही है संघर्ष की, थोड़ा उसके बारे में बताइए। ये जर्नी जो है एक जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले आपको ऑफ द रिकॉर्ड ही बताया कि तो खुद की जर्नी से इंस्पायर होता हूँ। अच्छा, अमूमन लोग किसी दूसरे से इंस्पायर होते हैं, लेकिन आप खुद से इंस्पायर हैं। अपने आप से इंस्पायर हूँ कि मैं एक आम सामान्य फैमिली में जन्मा एक बच्चा हूँ, जिसके सामने कई सारी चुनौतियाँ हैं। सामाजिक चुनौतियाँ हैं, पारिवारिक चुनौतियाँ हैं, खुद की भी चुनौतियाँ हैं। उसको संघर्ष करके आगे बढ़। मेरे फादर एक जिनकी सिलाई की दुकान है। अच्छा, मार्केट में मैनपुरी में। आप लोग मैनपुरी से हैं? हाँ, मैं मैनपुरी से हूँ, कस्बा कुरावली। तो वहाँ हमारी मार्केट में एक दुकान है छोटी सी। तो फादर मेरे पूरा मतलब उनको काफी समय हो गया, 15-20 साल हो गए उनको वहीं रहते हुए। अच्छा, वही हमारी रोजी रोटी है। मदर मेरी हाउस वाइफ है। हम 4 भाई बहन थे। मैं दूसरे नंबर का हूँ। एक मेरी बहन जिससे आप अभी, हाँ, और एक मेरा छोटा भाई है, मम्मी पापा। इतने लोग मेरी फैमिली में। जिंदगी काफी अच्छी चल रही थी। माँ बाप मेरे साथ मेहनत कर रहे थे कि मैं आगे पढ़ूं। उन्होंने मेरा एडमिशन इंग्लिश मीडियम स्कूल, हमारे कस्बे में मतलब एक ही इंग्लिश मीडियम स्कूल है। अच्छा, महर्षि परशुराम पब्लिक स्कूल। अच्छा। तो वहाँ से मैंने अपना 8वीं कंप्लीट किया। उसके बाद मेरी मम्मी बहुत एम्बिशियस है। उनका नाम भी आशा है और वो उनकी आशाएं तो मतलब जैसा नाम है वैसे ही उनकी आशाएं भी बहुत है। तो उनकी मतलब इच्छा थी कि मैं इंजीनियर, डॉक्टर अच्छा बनूं। उसके लिए उनको सिर्फ इतना ही मालूम था कि हाँ इंग्लिश मीडियम में जाएंगे तभी। हाँ, क्योंकि उनको बेसिक एजुकेशन भी नहीं मिल पाया बिकॉज ऑफ फैमिली। लेकिन वो चाहती थी उनका बेटा करे, उनके बच्चे करें। उनको था कि मैं करूं। मुझसे बड़ा भी एक भाई था। तो भाई जो था वो फादर मेरे थोड़े उनको ज्यादा करीब थे। तो उन्होंने बोला कि नहीं, हम इसको दूर नहीं भेजेंगे, हम इसको अपने पास ही रखेंगे। और यूपी बोर्ड से हमारा देवराग इंटर कॉलेज मतलब वर्ल्ड फेमस है। अच्छा, वहाँ का अगर आपने इंटर किया हुआ तो आप जीनियस ही हो। इतना मतलब आज भी इतना उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था ऐसी है जिससे कि आप अवेयर है। उसके बावजूद भी वो ऐसे मान के चलो कि कोहिनूर का हीरा शिक्षा। अच्छा, बहुत बेहतरीन। तो वहाँ से मेरा भाई ने 12वीं किया और उसने भी सिलाई का काम सीखा। अच्छा, और मैं 9th में SBRL मैनपुरी जो कि डिस्ट्रिक्ट का अच्छा इंग्लिश मीडियम स्कूल है, वहाँ पर मेरे मम्मी ने एडमिशन करवाया। वहाँ से मैंने 9th, 10th, 11th, 12th 4 साल बाहर रहकर घर से, मेरे रिलेटिव से, तो उनके घर पे रहकर मैंने वहाँ से बात किया। वहाँ का मतलब आपको बताऊं कि उस टाइम पे माइंडसेट ऐसा नहीं था कि मतलब पढ़ाई को लेकर के इतना जुनून नहीं था। 10th के एग्जाम भी दिए, उसमें भी मेरा 7.2 का CGPA है, तो मतलब ठीक ठाक है। लेकिन उतना वो क्रेज नहीं था कि 12th के बाद में इंजीनियर बनेंगे कि डॉक्टर बनेंगे। आराम से जिंदगी अपनी जी रहे थे। ये सब नहीं था कि हाँ 12th करेंगे फिर बाद में कुछ सोचेंगे, पहले 12th करते हैं।
मतलब सोचने के चक्कर में फेल हो गए। अच्छा 12th फेल है आप भी? तो एग्जाम देने गए, कुछ सब्जेक्ट में फेल हो गए, तो फिर मोरल डाउन हुआ? बहुत ज्यादा मतलब बुरा लगा, कोई आदमी फेल हो जाता तो बुरा लगता है ना, क्योंकि उस समय मेरी उम्र के 18 साल थी नहीं। अच्छा। और 12वीं फेल ऑलरेडी थे, तो मतलब जॉब का भी ऐसा कुछ स्कोप? जॉब भी ऐसा था नहीं कि मतलब कुछ बड़ा जॉब लग जाएगा। वहाँ गए, छोटी मोटी कंपनी में काम किए, देखे सीखे क्या होता है। अच्छा नौकरी शुरू कर दी थी? हाँ, वहाँ जाकर आम जिंदगी कैसी होती है कि लोग जब बोलते हैं ना कि यूपी बिहार से आदमी जाता है कि गुजरात जा रहा है, महाराष्ट्र जा रहा है, मैं भी उनमें से एक था जो मतलब गया था। ये मेरी लाइफ का एक ऐसा पार्ट रहा है कि जिसने मुझे बहुत कुछ सिखाया। मैं वहाँ गया, वहाँ मैंने जॉब किया, वहाँ मैं करीब 1-1.5 साल जॉब किया और ठीक ठाक अच्छा खासा कमाने लगा था। मतलब देश की सबसे बड़ी परीक्षा को पास करना ये सबके बस की बात नहीं है। ये मेरे जहन में भी नहीं था। हाँ। वहाँ से मालूम हुआ कि आपको अगर ऊपर जाना तो कम से कम कागज बहुत जरूरी है। कागज कहाँ से मिलेगा? कागज तो घर से मिलेगा। तो भाई फिर वहाँ से 1-1.5 साल जॉब करके मन भी थोड़ा हो गया कि घर से काफी घर में मिलने जाए, दूर हो गए थे। घर आए, घर आकर यहाँ पर मैंने आचार्य करना सीखा। अच्छा। हाँ, तो आचार्य बहुत मुझे अच्छा लगा। तो मतलब आपका नाम सूरज है, तो सूरज अपने अंदर सब कुछ समेटे हैं, ज्ञान, आध्यात्म, हाँ, सब कुछ है जी। तो थोड़ा सा बताइए सूरज अपने बारे में भी, और हम चाहते हैं कि क्या एक ये भी है कि एक हादसा जिसने आपकी पूरी जिंदगी बदल दी और उसके बाद से सूरज का एक नया रूप देखने को मिला था। चल रहा था, लेकिन पढ़ाई में तो मुझे लगा नहीं कि यहाँ पर मेरा एक अच्छा फ्यूचर करियर है। एक भयानक ट्रेन हादसा जिसने सूरज तिवारी की जिंदगी को पूरी तरह बदल दिया। दोनों पैर, एक हाथ, सब कुछ उस हादसे में छिन गया। जहां आम इंसान टूट जाता है, वहीं सूरज ने खुद को संभाला और तय किया कि अब जिंदगी हार नहीं मानेगी। दिल्ली में भी अच्छा खासा सेटअप हो गया था मेरा। अचानक हादसा हो गया, घर जा रहे थे। मतलब कहाँ से जा रहे थे आप? मैं गाजियाबाद रेलवे स्टेशन से नोएडा गाजियाबाद मेरा एक्सीडेंट हुआ। अच्छा अच्छा। हाँ, ट्रेन पे खड़े थे, अचानक से जैसे ही चढ़े 5 मिनट के बाद में पता लगा कि बड़ा सारे लोग हिल पे जुड़ते हैं। उससे ट्रेन पे चल रही थी? हाँ, ट्रेन चल रही थी। पैर फिसल गया, पता नहीं लगा, मुझे नहीं ध्यान था। उसके बाद का कुछ नहीं ध्यान? उसके बाद मुझे नहीं पता। बताते हैं जो कि मुझे कुछ रेलवे वाले थे, वो मुझे हॉस्पिटल तक पहुंचाए। वो पहले मुझे गाजियाबाद लेके गए हॉस्पिटल, वहाँ मना कर दिया डॉक्टर्स ने कि नहीं, मैं कुछ नहीं बचा है। वो मेरी साइड के थे, तो मेरे पास आधार कार्ड वगैरह था, तो देखा कि हाँ मैनपुरी, वो भी मैनपुरी से थे, तो बोले कि नहीं, जब तक सांसें चल रही हैं बचाएंगे। वो मुझे आनंद विहार लेके गए। वहाँ डॉक्टर्स ने बोला कि हमारे पास इतना इक्विपमेंट नहीं है, आप इन्हें ट्रामा सेंटर लेते जाइए, वहीं सारी फैसिलिटी। वो लोग मुझे ट्रामा सेंटर लाए। सुबह मेरा 7 बजे एक्सीडेंट हुआ था और करीब 2-2:30 बजे मैं ट्रामा सेंटर पहुंचा। जैसे ही पहुंचा वैसे ही उन लोगों ने ऑपरेशन स्टार्ट कर दिया। मेरे घर वालों को पता लगा, घर वाले आए, मुझे 3 दिन के बाद हो गया। देखा कि वो शायद मतलब लेटे थे बेड पे, पूरा बॉडी में कुछ सेंस ही था ही नहीं, क्योंकि इतना चोट लगे पूरा बॉडी से। बस दिमाग एक्टिव हुआ था, बट बॉडी नहीं। दिमाग एक्टिव हो गया कि हाँ, पता लग गया कि हाँ कुछ तो हुआ है। मैं मतलब फियर में था कि मतलब कुछ हो गया है, हॉस्पिटल में क्यों, किसी ने किडनी तो निकाल ली दिल्ली जैसे शहर में। और इतना बड़ा हादसे के बाद भी आपका दिमाग, एक्चुअली हम वो चीज कभी इमेजिन कर नहीं सकते कि ऐसा कुछ होगा मेरे साथ। एग्जैक्टली हम कभी ये सोच नहीं सकते कि सूरज पश्चिम से उदय होगा। वो हो गया तो हो गया ना, वो चीज दिमाग में नहीं आई। देन डॉक्टर्स के, उन्होंने पहले मेरे दाहिने हाथ के बारे में बताया कि आपने 2 उंगलियां खो दी है। बहुत बुरा लगा, अपने शरीर का कोई अंग चला जाता है, ऐसे लगता है कोई अपना चला गया। देन
सीधे हाथ के बारे में बताया, पैरों के बारे में बताया। वो समय ऐसा था कि लग रहा था कि पता नहीं क्या किए होंगे, क्योंकि अध्यात्म को भी जाने हुए थे, लोगों को भी पढ़े हुए थे, धर्म को भी जानते हैं। किसी कोई कहता है कि पिछले कर्म, कोई कहता है कि कुछ तो किया होगा इसलिए ऐसा हुआ, है ना, या कौन जाने क्या, हजारों सवाल पर कोई जवाब नहीं। असमंजस में थे। डॉक्टर्स ने प्रोस्टेटिक के बारे में बताया कि प्रोस्टेटिक लग जाएगा, आप चल सकते हैं, आप दौड़ सकते हैं, गाड़ी चला सकते हैं। अपना नेचुरल तो नहीं होता, लेकिन आप कर सकते हैं। एक उन्होंने पॉजिटिव बात बताई, बहुत समझाया, लेकिन जब दर्द होता है तो कुछ समझ में नहीं आता। उस समय तो लगता है कि बस इस दर्द से छुटकारा। वो 3 महीने में वहाँ ट्रॉमा सेंटर, अब यकीन नहीं मानेंगे मेरी लाइफ के वो बहुत, मतलब वो समय को ऐसे मैं कहूँगा कि ना ही मैं उसको कहूँगा वो अच्छा समय था, ना ही मैं ये कहूँगा वो बुरा समय। अच्छा, किस मायने में अच्छा नहीं था और किस मायने में बुरा? अच्छा समय इसलिए नहीं था कि मैंने अपने अंगों को खो दिया। मेरे लिए मैं चाहे कुछ भी करता, लेकिन मैं चलता। मैंने अपने अंगों को, ये मेरे साथ अच्छा नहीं हुआ। अच्छा क्या हुआ कि वहां से मुझे एक सोच मिली, उसी सोच के चलते आज मैं यहाँ पर हूँ। क्या ट्रॉमा सेंटर के बिस्तर पर 3 महीने बिताते हुए सूरज ने मन में उसी समय ठान लिया था कि अपनी इस कमजोरी को कमजोरी नहीं बनने देना? मैंने ये तो था, उस समय मुझे नहीं पता था कि मैं क्या करना है, ये कुछ तो करना, ये सोचा था। लेकिन ये था कि अगर मैं जिंदा बचा हूँ तो कुछ ना कुछ तो करें। क्या करेंगे मुझे नहीं पता था। मुझे ये भी नहीं पता था कि कब मैं उठ के बैठ पाऊंगा, कभी मैं ठीक से इतना जिस हिसाब से आज सोचता हूँ, काम करता हूँ, उस समय 10 साल पहले वो था नहीं। अचानक से इतना बड़ा हादसा हुआ था। लेकिन वही है ना कि जादू तो हर जगह ही होता है। आपको यकीन है जादू पे? हाँ, कुछ तो है। क्योंकि कोई चुटकी बजाता और हो जाता है। हाँ। देन 3 महीने बाद थोड़ा थोड़ा मैं रिकवर हुआ, बैठना सीखा, हॉस्पिटल से बाहर निकले तो जेएनयू के एक छात्र हैं डॉक्टर गुप्ता, उनका भी वहीं पे ट्रीटमेंट चल रहा था। वो बचपन से ही बाय बर्थ पर्सन में डिसेबिलिटी है। बाय बर्थ वो व्हीलचेयर यूजर है। तो मैं उनसे मिला, ही वाज वेरी ग्रेट एंड जेन्युइन पर्सन। मेरा स्माइलिंग फेस है तो वो फेस देख के आ गया बात। नहीं, वो तो आपका भी है। मतलब आपको चेहरे से आपकी हंसी और आपका जो कॉन्फिडेंट है ना, उसको देख के मतलब अगर कोई कहेगा भी आपको कि डिसेबल है तो मुझे लगा है वो गलत ही कहेगा, ऐसा नहीं, क्योंकि दिमाग से आदमी डिसेबल होता है, शरीर से नहीं। जरा सोचिए, जब चलने के लिए पैर ना हो, लिखने के लिए पूरा हाथ साथ ना दे, तब किताब उठाना भी एक जंग बन जाता है। लेकिन सूरज ने हर मुश्किल को चुनौती दी। घंटों की पढ़ाई, दर्द के साथ जीना और हर दिन खुद को साबित करना, यही सूरज की दिनचर्या बन गई। तो सूरज जी हमारे साथ हैं और अब तैयार होके बिल्कुल बढ़िया से सूट बूट में अब ऑफिस के लिए निकल रहे हैं। तो थोड़ा सा सूरज मुझे बताइए कि शेड्यूल क्या है अब आपका? जैसे घर से मॉर्निंग में आपने बताया कि आप योगा और सारा जो पूरा रूटीन करते हैं सुबह का। जी, मेरा सुबह 7 बजे 7 सवा 7 में उठ जाता हूँ। अच्छा। और उठने के बाद में आधा घंटे योगा करता हूँ, मेडिटेशन करता हूँ, ध्यान करता हूँ। फिर फ्रेश हुआ, फ्रेश होने के बाद में अगर ऑफिस आना है, छुट्टी है आना है तो हिसाब से नहाए, नहाने के बाद में रेडी हुए गीता पढ़ने की, गीता क्या कहते हैं तो कंप्लीट कर लिया। समय है तो नहीं है जैसे ही बस जैसा समय अपना किया। तो अभी ऑफिस में आपका मीटिंग पहुंचते ही शुरू हो जाती है बैक टू बैक? हाँ, अब जैसे जाएंगे तो ऑनलाइन मीटिंग शेड्यूल होती है हेडक्वार्टर्स की। तो आपको टाइम पे पहुंचना होता है और आपको अटेंड करनी है। अच्छा, जब अभी जिम्मेदारी आपकी और बढ़ेंगी बतौर आईएएस, तो क्या टाइम मैनेजमेंट बदलाव करना पड़ेगा और थोड़ा रूटीन भी चेंज करना पड़ेगा कि जिम्मेदारियां और बढ़ेंगी, प्रेशर भी और बढ़ेगा, तो उन सब के लिए तैयार हैं आप? हाँ, मुझे लगता है कि मैं रेडी हूँ। फिलहाल मैं सर्विस एलोकेशन
जो मैन है हाँ हाँ, उसके हिसाब से पता लगा कि मुझे किस सर्विस के लिए रेडी होना है। रेडी होना है उसी हिसाब से उस हिसाब से फिर टाइम मैनेजमेंट मुझे भले इतना नहीं होगा जिस हिसाब से मैं इस सर्विस में हूँ। वर्क यहाँ पे भी काफी अच्छा खासा है ना, तो सेम ही रहता है। मुझे लगता नहीं कि कुछ ज्यादा हार्ड होगा तो देखा जाएगा। अगर वाकई में दुर्घटना ना होती तो शायद आज सूरज आईएएस ना होते। हाँ, शायद आईएएस नहीं होता और शायद हो सकता है कि गवर्नमेंट सर्विस में भी मुश्किल ही था कि मैं होता, क्योंकि प्राइवेट में मैं आपको बताया कि बिजनेस के मेरे आइडियाज रहे हैं, तो कोई अच्छा खासा बिजनेसमैन होता, लेकिन ये नहीं होता जो आज रेपुटेशन, जो आज मेहनत जिसकी वजह से आज मैं यहाँ पहुँच रहा हूँ, ये नाम शायद नहीं होता। हो सकता है कुछ और होता, लेकिन ये नहीं होता। ये नहीं होता। अच्छा सूरज, इसके अलावा और क्या शौक है? पढ़ना तो पहला शौक था और उसका फल भी आपको मिला। उसके अमूमन रोजमर्रा की जिंदगी में कुछ ऐसी हॉबी आपकी जो आपको पसंद है? रोजमर्रा की जिंदगी में मुझे मतलब सोशल मीडिया से अटैच हूँ और न्यूज का मेरा काम है, तो जनरली रील्स देखते हैं खाली टाइम में। अच्छा, रील्स का आजकल बहुत ट्रेंड है। आजकल यूथ भी बहुत रील्स देख रहे हैं। रील जो है ना वो एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। आपको विद इन 30 सेकेंड्स यू गेट द इंफॉर्मेशन। दुनिया के किसी कोने में कुछ भी हुआ वो 30 सेकंड में मालूम पड़ जाएगा। अच्छा, आपने बहुत अच्छी बात कही कि मतलब आप, मुझे लग रहा है कि पहला ऐसा कोई इंसान मुझे मिला है जो सोशल मीडिया की इतनी तारीफ कर रहा है। अमूमन आजकल लोग इसको सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक बता रहे हैं, जो आजकल यूथ हैं सोशल मीडिया में इतना एंगेज रह रहे हैं, रील्स के पीछे दीवाने हैं, लेकिन आपने एक अच्छी बात बताई कि इंफॉर्मेटिव भी है, ऐसा नहीं है। हाँ बिल्कुल, आज के समय में अभी वॉर जैसी सिचुएशन चल रही है, अभी अगले पल क्या होगा कोई नहीं जानता। कभी कभी ऐसा कोई वक्त आया है जिससे में आपको लगा हो कि अब बस सब खत्म है और बहुत ज्यादा डिप्रेशन में हो गए, तो वो कब ऐसा लगता था और उससे निकलने के लिए सूरज क्या करते थे आप? ये वक्त मेरे जीवन में आया जब मेरा बड़ा भाई जो था वो जब एक्सपायर हुआ। अच्छा, मतलब आपके साथ इतना बड़ा हादसा हुआ, उसको आप भूल गए लेकिन अपने भाई की डेथ को नहीं भूल पाए। बिल्कुल, क्योंकि बड़ा भाई होता है और भाई तो भाई होता है। हम लोग हमारे यहाँ तो दोस्तों को भी ज्यादातर दोस्त नहीं बोलते, भाई बोलते। और जब खुद का भाई हो वो चला जाए, वो भी आपके ऐसी कंडीशन होने के बाद में, ऐसी सिचुएशन में, तो एक बहुत बड़ा झटका लगता है। फिर लगता है कि नहीं अब कुछ नहीं बचा। उसी समय जेएनयू का रिजल्ट भी आया था, उसमें भी फेल हो गए थे, तो वो मोमेंट ऐसा था कि मुझे लगा कि नहीं अब रियल में खत्म हो गया। अच्छा सूरज जी, बताइए, जैसे आपने बताया कि आपने इंटर पहले सीबीएसई बोर्ड से किया था जिसमें आप फेल हुए, उसके बाद आप यूपी बोर्ड पर आए हैं जी। तो जो आज के दौर में इतना कंपटीशन आ गया है एजुकेशन डिपार्टमेंट में कि सबसे पहले बच्चे से पूछा जाता है किस बोर्ड से हो, अगर वो बोलता है यूपी बोर्ड तो आपको लगता है कि थोड़ा उसको हीन भावना से देखा जाता है, या अच्छा यूपी बोर्ड से हो, यूपी बोर्ड से क्यों हो, सीबीएसई से क्यों नहीं, आईसीएसई से क्यों नहीं हो? लेकिन आपने यूपी बोर्ड होकर भी ये दिखा दिया कि बोर्ड मायने नहीं रखता है, तो क्या आपको क्या लगता है इस पर? मुझे लगता है कि इसके पीछे हमारी एक सोच है। सोच ऐसे कि पूरा अगर हम पिछले 100 साल का इतिहास देखें तो उसमें दो सोच काम करती है, एक वेस्टर्न सोच है, एक हमारी एक इंडियन थिंकिंग है। तो जो यूपी बोर्ड की धारणा है, लोग उसको जनरली हमारे इंडियन कल्चर से एसोसिएट कर लेते हैं, और सीबीएसई बोर्ड जो है उसको समझते हैं कि हाँ ये वेस्टर्न कल्चर से ज्यादा एसोसिएट है, क्योंकि वहाँ हमको साइंस पढ़ने के लिए मिल रहा है, वहाँ हमको पॉलिटी पढ़ने के लिए मिल रहा है, मैथ पढ़ने के लिए मिल रहा है। यहाँ पर वो वही चीज हम हिंदी में पढ़ रहे हैं, तो वो अलग उनको लगता है कि नहीं ये इंडियन नेस है, के अंदर हमारे अंदर वेस्टर्न एडिकेट्स आ गया है। सीबीएसई बोर्ड से हम अपने बच्चों को इंजीनियर बनाएंगे, डॉक्टर बनाएंगे, वेल एस्टेब्लिश। टैलेंट किस में देखते हैं, यूपी बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड या एसएससी बोर्ड? मैं तो कहता हूँ टैलेंट तो इंसान के अंदर होता है, तो बोर्ड से कोई फर्क नहीं। मतलब ये लग रहा है मुझे कि जो लोग जरा सा जिंदगी में धोखा खाते हैं या जरा सा भी कुछ ठोकर लगती है, इतना नेगेटिव हो जाते हैं। आजकल देखिए यूथ्स में जो सुसाइड का ट्रेंड इतना ज्यादा आ रहा है, खासतौर से एजुकेशन में, कोटा और जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन है जहाँ देखिए वहाँ पर आए दिन ये सुनने को मिलता है कि पास नहीं कर पाए, डिप्रेशन में चले गए, तो उन लोगों को आप क्या संदेश देंगे? एक्चुअली क्या होता है ना कि जैसे कि मैंने बताया कि आइडियोलॉजी में बेसिक डिफरेंस होता है। पेरेंट्स स्ट्रगल इतना ज्यादा है, नॉर्मल हमारे इंडिया के मोर देन 50% पॉपुलेशन है जो कि मिडिल क्लास है। उनके ड्रीम्स हैं
उनका सपना ये रहता है कि अगर मैंने कुछ नहीं कर पाया तो मैं अपने बच्चे को ये बना के रहूंगा, है ना। मैं डॉक्टर नहीं बन पाई तो मैं इसको डॉक्टर बना के रहूंगी। बच्चे का मन है क्रिकेटर बनने का, माँ बाप कह रहे कि नहीं डॉक्टर बनो। मेरा सपना है, मेरे बाबा का सपना है, मेरे दादा मरते टाइम क्या कहते कि नहीं खानदान में एक डॉक्टर होना चाहिए, आखिरी उम्मीद तुम हो। बच्चा कहता है कि यार मैं तो यहाँ पे बैट बॉल खेलने आया था, अब कहाँ से मैं ये बैक्टीरिया वायरस को देखूं। कोई ऐसा हिंदी गाना जो गुनगुनाते हो जब खाली समय होता है या जब बहुत लो फील करते हैं सूरज आप? ओ मेरा नाम जोकर का एक गाना जो है ना, जीना इसी का नाम है, थोड़ा सुनाइए सी बात। रिश्ता दिल से दिल के एतबार का, जिंदा है हम ही से नाम प्यार का, कि मर के भी किसी को याद आएंगे, किसी के आंसुओं में मुस्कुराएंगे, कहेगा फूल हर कली से बार बार, जीना इसी का नाम है। बिल्कुल, जीना इसी का नाम है सूरज। जो आप जी रहे हैं और जो चेहरे पे आपकी मुस्कुराहट है और जो जिंदा दिली है आपकी, मतलब मैं कहूंगी कि इंटरव्यू तो बहुत करते हैं हम, बहुत आईएएस ब्यूरोक्रेट्स, बहुत नेताओं से मंत्रियों से मुलाकात होती है, लेकिन ये जो पैशन और ये जिंदा दिली जो आपकी देखी हमने, वो सच में सैल्यूट है आपको इस बात के लिए। लोगों ने कहा अब क्या कर पाओगे, समाज ने तरस खाया, लेकिन सूरज ने तरस नहीं तारीफ के काबिल बनने का रास्ता चुना। उन्होंने ठान लिया कि यूपीएससी तो क्लियर करना है, वही परीक्षा जिसमें देश की सबसे कठिन परीक्षा कहा जाता है। और वो दिन फिर आ गया जब रिजल्ट घोषित हुआ। सूरज तिवारी ने यूपीएससी में तीसरी रैंक हासिल कर ली। ये सिर्फ एक रैंक नहीं, ये उस इंसान के लिए जवाब है जो हालात को अपनी कमजोरी मान लेता है, लेकिन अगर इरादे मजबूत हो तो शरीर की सीमाएं भी आपको रोक नहीं सकती। सूरज तिवारी ने आज ये साबित कर दिया कि असली ताकत हाथ पैर में नहीं, हौसलों में होती है। तो इस समय हम सूरज जी के आकाशवाणी लखनऊ के ऑफिस में आ गए हैं, जहां उन्होंने अभी ऑफिस में ज्वाइनिंग लिया और बैठे हैं यहाँ पर और अपना सारा जो रूटीन सुबह का काम होता है वो सब कर रहे हैं। तो ऐसे ही पूरी दिनचर्या दिन भर चलती रहती है आपकी सूरज? जी, अभी मीटिंग किया, उसके बाद मैं मेरी स्टेनो है वो आएंगे तो फाइल वाइल जो भी होगी उस पर साइन करेंगे। फिर मीटिंग है, आज हमारा फंक्शन भी हो रहा है साहब, आकाशवाणी का स्थापना दिवस है आज। अच्छा अच्छा अच्छा। तो उसकी तैयारी है, तो उसके सब देखना पड़ेगा क्या पूरा दिन का बिजी शेड्यूल है आपका। आज तो पूरा साफ तक बिजी रहेगा। चलिए, आज का दिन आपने हमको दिया, ये हमारे लिए बहुत प्लेजर है। अच्छा, एक लास्ट सवाल सूरज आपसे करना चाहेंगे कि जो लोग यूपीएससी जैसी कठिन परीक्षा, जिसको बोलते हैं देश की सबसे कठिन परीक्षा है, तो उसको निकालने का जो सपना देखते हैं, लेकिन किन्हीं वजहों से उनको लगता है कि मैं शायद इसके लिए एप्लीकेबल ही नहीं हूँ या मैं कर ही नहीं पाऊंगा, पहले ही सोच लेते हैं इस चीज को, उन लोगों को क्या संदेश देंगे? और जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए आपका क्या मैसेज होगा? थोड़ा सा कैमरा में देखिए अगर आप पहले ये डिसाइड करिए कि आपको ये अगर आईएएस बनना है तो क्यों बनना है, उसके पीछे रीजन क्या है। हम जर्नलिस्ट बनते क्यों बनते, उसके पीछे रीजन ये कि हमें जर्नलिज्म मन से करना अच्छा लगता है। मैं लोगों के लिए काम करना, लोगों को सच बताने में मुझे अच्छा लगता है। मैं पॉजिटिव फील करता हूँ जब मैं लोगों को सच बताता हूँ। आईएएस बन के लोगों के लिए काम करना चाहता हूँ, मैं उसमें मुझे अच्छा लगता है, मैं पॉजिटिव फील करता हूँ, इसलिए मुझे बनना है। और जब सपना इतना अच्छा होता है तो रास्ता आसान तो होगा नहीं। अच्छा, जो यूपीएससी की तैयारी करने वालों के लिए सूरज का मूल मंत्र क्या है? मैं ये कहूँगा कि पहले डिसाइड करो कि करना क्या है। अगर आपको सही में बनना है तो एक प्रॉपर अप्रोच के साथ में चलो, एक अपना शेड्यूल बनाओ कि मेरे पास कितना टाइम है, कब मुझे एग्जाम देना है, मेरा ऑप्शनल क्या है वो आप सही से चुनिए, मेरी तैयारी का पैटर्न क्या है, मेरी फाइनेंशियल कंडीशन क्या है, मैं अपने लाइफ के अगर 2 साल तैयारी में दे रहा हूँ तो उससे क्या क्या फायदे हैं, क्या क्या नुकसान है, ये आपको सारी चीजें एनालाइज करनी। क्योंकि आप वो सपना देख रहे हो क्योंकि बहुत मुश्किल है, उसके लिए आपको बहुत कुछ सेक्रीफाइस करना है। आप अपना टेंटेटिव बनाइए। अगर आपके पास कोचिंग फैसिलिटीज अवेलेबल हैं तो आज के समय में कोचिंग्स इतना आगे हैं कि आपको कुछ नहीं करना, बस कोचिंग में इनरोल हुई, वो आपको सारा मटेरियल देंगे, सारे नोट्स देंगे, आपको सब कुछ समझाएंगे। अगर नहीं कोचिंग है तो आपका फ़ोन आज के समय में एंड्रॉयड हर किसी के पास है, इंटरनेट हर किसी के पास है, फ्री डाटा हर किसी के पास है, तो और सारी इन्फॉर्मेशन इसके अंदर है। आप जो भी
करना है तो अच्छे से पहले शेड्यूल बनाओ, फिर इंफॉर्मेशन का सोर्स अपना ऐसा रखो कि वो ये रहे कि हाँ अगर मैं इस सोर्स पर रिलाय होता हूँ तो ये मुझे सिलेक्शन दिलवा देगा। ऐसा सोर्स फाइंड आउट करो। डेली का शेड्यूल कुछ भी हो, 24 घंटे में से 2 घंटे ऑप्शनल को दे ही दो, 1 घंटा पेपर 1, 1 घंटा पेपर 2 मस्ट है। जब तक आप एग्जाम, जब तक ऑप्शनल वो लिखना दो तब तक वो ये शेड्यूल आपका टूटना नहीं चाहिए किसी भी। तो कुल मिला के टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। बहुत बहुत ज्यादा टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी। ये मेंस निकलेगा आपका, मेंस आप लिखेंगे, 9 एग्जाम लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे। ऐसे को लेके बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ऐसे में क्या लिखें। कोई भी टॉपिक आ रहा है, लिखा कुछ और होता है, समझ में कुछ और आता है, और लिखते टाइम नहीं समझ में आता है। मैं कहता हूँ कि सारी चीजों को इंटरकनेक्टेड करके सोचो। कोई मेरा ऐसे का टॉपिक था कि शिप इन हार्बर इज सेफ बट इन ओशन इट इज नॉट सेफ। ओके, मतलब जो जहाज है किनारे पर खड़ा है तो वो सुरक्षित है, लेकिन वो बीच समंदर में तो वो डगमगा रहा है। अब इस पे आप क्या लिखेंगे? तो ये जीवन की सच्चाई है। हम लोग ये कंफर्ट जोन अपना बना लेते हैं कि हाँ हमें उससे नहीं निकलना है, कि हाँ बस एक नौकरी हो जाए, घर हो जाए, शादी हो जाए, माँ बाप सेट हो जाए, मेरा LIC का इंश्योरेंस भी हो जाए, किस्तें भी सारी EMI चुक जाए। जो हाँ मतलब ये जो छोटे छोटे सपने, ये ख्वाहिश इसी में खो के रह जाता है। हाँ, इसी में इंसान जो है वो अपना हो जाता है। चलिए, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो सूरज जी की कहानी से एक बात याद आई कि जियो तो ऐसे जियो कि लगो कि जिंदा हो तुम, है ना। तो सूरज जी ने साबित किया है कि अगर हौसले जिंदा हो तो किस्मत भी खुद ब खुद झुक जाती है। सही है, बिल्कुल। तो बहुत अच्छा लगा आज आपसे मिलकर सूरज, और चाहूंगी कि आपको जल्दी पोस्टिंग मिले और फिर आपका एक और इंटरव्यू करो जब पोस्टिंग आप लेते हैं उसके बाद। बहुत बहुत धन्यवाद। कहते हैं किस्मत जब वार करती है तो इंसान टूट जाता है, लेकिन कुछ लोग उसी वार को अपनी ताकत बना लेते हैं। सूरज तिवारी ने हमें यही सिखाया है कि शरीर की कमी नहीं, हौसलों की कमी इंसान को आगे बढ़ने से रोकती है। उस हादसे ने जिस्म के हिस्से छीन लिए, पर हौसलों की रोशनी जरा भी कम ना हुई। पैर रुक गए, हाथ थम गए, मगर सपनों की उड़ान कभी नहीं थमी। हर दर्द को मुस्कान में बदल दिया उसने, हर आंसू को जीत का ऐलान कर दिया। वो सूरज है जो टूटा नहीं हालात से, बल्कि उसी राख से खुद को IAS बना लिया।